नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैनल को आप लोग देख लेते हैं, यूट्यूब में आप क्लास देख लेते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस वीडियो को लाइक नहीं करता। ये क्या समस्या है आपकी, बताइएगा। ठीक है, आपसे गुजारिश है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमें आपकी उपस्थिति का पता चलता है। ठीक है ना। तो एक आपसे गुजारिश है, आप क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा और ठीक है, और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो फिर आज हम अगली श्रृंखला के साथ चलते हैं और अगला आपका टॉपिक है व्रत। व्रत में 3 दिन आपके खपत होंगे। इसके बाद आपका नया जो टॉपिक होगा वो हम कुछ अर्थमेटिक भी पढ़ाएंगे आपको, परसेंटेज से हुआ, जैसे कि कोई भी आप टॉपिक ले लेंगे, आप कमेंट के द्वारा बताएंगे आप हमें। ठीक है, इसके बाद जो आपका ज्योमेट्री की क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसको हम रेगुलर फिर रखेंगे। ठीक है, इसके बाद नियमित रूप से आपकी रेगुलर चलेगी। और अभी के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि अभी थोड़ा व्यस्तता है, इसलिए एक एक क्लास आपको दे पा रहा हूँ। ठीक है, आइए तो हम व्रत की चर्चा करें। तो व्रत क्या है? तो व्रत एक ऐसा बंद वक्र है जो विभिन्न बिंदुओं से घिरा हुआ है। ठीक है, अगर हम व्रत की चर्चा करें तो व्रत इस प्रकार से है। अगर हम इस व्रत को इस प्रकार से दिखाएं तो विभिन्न बिंदुओं से घिरा हुआ कैसा पथ जिनके मध्य से दूरी कैसी हो, बराबर हो। अब मध्य वाला पॉइंट कौन सा है? मिडिल पॉइंट। अगर हम इसको O मान लें तो इसकी दूरी समान बराबर हो जाए। अगर इनकी दूरी कैसी हो जाए? बराबर हो जाए, तो बोलेंगे सर क्या है, ये एक व्रत है। और यही व्रत की परिभाषा है। मूल परिभाषा क्या हुआ कि ज्यामितीय आकृति का एक ऐसा बंद वक्र जिसकी मध्य से दूरी कैसी हो, समान हो। मध्य दूरी कौन सी? ये ओ केंद्र है। यही आपका सेंटर ऑफ सर्किल कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। अगर हम वृत्त के केंद्र से इस पथ की दूरी निकालें तो हर पथ से आपकी दूरी, केंद्र की दूरी कैसी आएगी? डिफरेंस क्या आएगा? बराबर आ जाएगा। अगर हम उस बंद वक्र की बात करें तो बंद वक्र आपका कहलाता है परिधि, वही वृत्त की परिधि कहलाती है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए ये, या हम कह सकते हैं विभिन्न बिंदुओं से घिरा हुआ कैसा पथ जिसकी मध्य से दूरी कैसी हो, बराबर हो। ये भी आपका वृत्त का परिभाषा का काम करेगा। ठीक है, अगर हम वृत्त देखें तो देखिएगा, हम हर एक स्टेप से बताएंगे आपको वृत्त क्या है और वृत्त की चर्चाएं क्या है। ठीक है, आइए, ठीक आइएगा। तो देखिए, अगर हम वृत्त की चर्चा से बात करें तो ये आपका क्या है? एक वृत्त है। और वृत्त पर हम देखें तो हम कहेंगे सर ये वृत्त है। और वृत्त का ये क्या है? ओ क्या है? आपका केंद्र है। ठीक है, हर एक बात पर ध्यान दे देंगे। ये आपका क्या है? केंद्र है। तो लिखेंगे मध्य का पॉइंट होता है वो वृत्त का केंद्र होता है। और ये जो पथ है पूरा आपका, ये पथ दिख रहा है आपको, ये आपका क्या है? वृत्त की परिधि है। वृत्त की क्या है? ये परिधि है। जब परिधि हो गई तो हम कहेंगे वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी आपकी त्रिज्या काम करेगी। अर्थात ये आपका केंद्र है और इस केंद्र से अगर हम ये परिधि की दूरी निकाल दें तो ये आपका क्या काम करेगी? त्रिज्या, जैसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, स्मॉल आर से। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी त्रिज्या। बात समझ में आ रही है? आपकी क्या है? त्रिज्या। हर एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। इसके बाद जब त्रिज्या की बात आ गई तो देखिए, अगर हम वृत्त की परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिला दें, अर्थात ये आपका कोई कहीं भी ले लें आप, ये नहीं कि यहीं भी लें, यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, यहां कहीं भी आप उठा सकते हैं। अगर ये A है और ये B है, और अगर हम वृत्त की परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिला दें तो वो वृत्त की परिधि का क्या कहलाएगी? तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी जीवा। बात समझ में आ रही है? वो क्या कहलाएगी? आपकी जीवा कहलाएगी। और जैसे जैसे जीवा केंद्र की ओर बढ़ेगी, वैसे वैसे जीवा का मान बढ़ता चला जाएगा। ये आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आप विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे जीवा वृत्त के केंद्र से दूर हटेगी, जैसे जीवा वृत्त के केंद्र से दूर हटती चली जाएगी, वैसे वैसे जीवा का मान घटता चला जाएगा। ये भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा। एक समय ये आएगा कि वृत्त के केंद्र पर ही जीवा स्थित होगी। एक समय ये आएगा कि वृत्त के केंद्र पर स्थित जीवा होगी, वह वृत्त का व्यास कहलाएगी। अर्थात सबसे बड़ी जीवा वृत्त की व्यास कहलाती है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास कहलाती है। और वह वृत्त का व्यास 2 त्रिज्याओं के बराबर काम करता है। अर्थात अगर ये हम माफ करिएगा, अगर ये केंद्र है, ये परिधि का पॉइंट है, केंद्र से परिधि की दूरी हम मिला त्रिज्या कहेगी, और इसको पूरे इस तरह मिला दें तो ये पूरा आपका क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? डायमीटर कहलाएगा, अर्थात क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। ये आप विशेष ध्यान दीजिए। कैपिटल डी से दिखाते हैं, इसे कैपिटल डी से दिखाते हैं। हर एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। बात समझ में आ रही है?
तो देखिए हम त्रिज्या पहचान गए, परिधि पहचान गए, केंद्र पहचान गए, जीवा पहचान गए। अगर हम त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास का आधा, व्यास बटा 2। अगर हम व्यास निकालें तो 2 गुणा त्रिज्या होगा। वही बात कह रहे थे हम, अगर 2 त्रिज्याओं को मिला दे तो व्यास बन जाएगा। और सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। जैसे जैसे जीवा वृत्त के केंद्र की ओर बढ़ेगी वैसे वैसे जीवा का मान बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आप वृत्त के केंद्र से जीवा दूर हटेगी वैसे वैसे आपकी जीवा का मान घटता चला जाएगा। और एक समय ये आएगा कि वृत्त के केंद्र पर ही जीवा स्थित होगी, वह आपका वृत्त का व्यास कहलाएगा। ये आप विशेष ध्यान नोट करते चलिएगा, ठीक है। ये फालतू वाली बात नहीं है, जिसके पास थ्योरी है उसी के पास ज्योमेट्री है। बात समझ में आ रही है? ये आप विशेष ध्यान, लाइक करिए जरूर करिएगा आप, ठीक है। आइए इस सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आइए इसके बाद क्या है, अगर हम इसके बाद देखें, अगर इसके बाद हम चर्चा करें तो देखिएगा, तो अगर हम चर्चा करें तो ये आपका क्या है, वृत्त है, ये आपका वृत्त है। वृत्त का क्या है, ये केंद्र है। अगर हम वृत्त के चाप से त्रिज्या, वृत्त के चाप एवं त्रिज्या के द्वारा भाग काटें तो वो त्रिज्यखंड कहलाता है। अर्थात वृत्त के चाप एवं वृत्त की त्रिज्या द्वारा कटा हुआ भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर ये त्रिज्या है, तो बाबू ये भी आपकी त्रिज्या है, याद रखिएगा। अगर ये त्रिज्या है, ये ए मान लें, तो ये भी आपकी त्रिज्या बी होगी। और ये चाप है, तो चाप एवं त्रिज्या के द्वारा कटा हुआ भाग, चाप एवं त्रिज्या के द्वारा कटा हुआ भाग आपका कहलाता है त्रिज्यखंड कहलाता है। और ये आपका क्या है, ये आपका लघु त्रिज्यखंड है। क्या है आपका, लघु त्रिज्यखंड है। बात समझ में आ रही है? हम बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। क्लियर है कि नहीं, बता दीजिएगा। तो हम बोलेंगे ए बी, ये क्या है, ए बी आपका क्या है, देखिएगा ए बी आपका क्या है, लघु त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड है। बात समझ में आ रही है? और अगर हम इस बी ए या ए बी की बात कर लें, या बी ए हम कह दें, बी ए क्या है आपका, ये आपका बी ए है आपका बाबू दीर्घ त्रिज्यखंड है। क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड है। बात समझ में आ रही है? ये अगर हम त्रिज्यखंड का सिंबल देखें तो आपके विपरीत क्लॉकवाइज अर्थात एंटी क्लॉकवाइज हम इस प्रकार से दिखाएंगे। ये है आपका, बात समझ में आ रही है? आपको ऐसे दिखाएंगे तो ये आपका क्या है, आपका हम बना नहीं पा रहे इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, ये त्रिज्यखंड है। अगर हम ए बी लगा दें, ए बी लिख दें और ए बी के ऊपर इस प्रकार सिंबल लगा दें तो आप बोलेंगे क्या है, ये त्रिज्यखंड है ए बी। अब चित्र में देख के बता सकते हैं कि लघु त्रिज्यखंड है कि दीर्घ त्रिज्यखंड है। बात हमेशा और हमेशा आप कंठस्थ रखिएगा। बात समझ में आ रही है? इसके बाद अगर हम चर्चा करें आगे, तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके क्या है जी। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो आपका वृत्तखंड की बात करेंगे। वृत्तखंड होता क्या है, अगर हम जीवा एवं चाप के द्वारा कोई भाग काट दें, अभी ये त्रिज्या एवं चाप के द्वारा भाग कटा हुआ था, अगर हम जीवा एवं चाप के द्वारा भाग काट दें तो वह वृत्तखंड कहलाएगा। अब देखिएगा, अगर इस प्रकार से फिगर बना हुआ है और इस प्रकार से फिगर बनने के साथ साथ ये आपका वृत्त का केंद्र O है, ये बाबू क्या है, ये आपका क्या है, जीवा है। तो ये आप A और ये B मान लेते, आपकी जीवा कहलाएगी। और ये आपका भाग क्या है, लघु वृत्तखंड है। क्या है, लघु वृत्तखंड है। बात समझ में आ रही है? ये आपका लघु वृत्तखंड है। अर्थात कहने का आशय ये हुआ कि वृत्त के चाप, ठीक है, वृत्त की चाप एवं जीवा के द्वारा कटा हुआ भाग आपका क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। अर्थात अगर हम फिगर से देखें तो फिगर से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि आपका ये क्या है, लघु वृत्तखंड है और ये क्या है, आपका दीर्घ वृत्तखंड है। तो आप बोलेंगे ए बी, ठीक है, ए बी क्या है, आपका लघु वृत्तखंड है। और अगर बी ए की बात करें तो बी ए का क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो इसके बाद हम चर्चा करते हैं, आइए क्या है, इसका हम चर्चा करते हैं किसकी, तो देखिएगा, तो देखिए चर्चा करेंगे हम संकेंद्रीय वृत्त की। किसकी, संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, तो संकेंद्रीय वृत्त वो वृत्त कहलाते हैं जिनका एक ही केंद्र है। तो लिखेंगे 2 या 2 से अधिक वृत्त, 2 या 2 से अधिक जिनका वृत्त केंद्र एक हो। अर्थात ये आपका वृत्त हो गया, इसका सेंटर ये हो गया,
ये भी आपका वृत्त हो गया, इसका भी सेंटर होगा, ये भी आपका वृत्त हो गया, इसका भी यही सेंटर होगा। तो ये आपका संकेंद्री वृत्त कहलाएंगे। और प्रत्येक वृत्त का जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी वैसे वैसे आपके वृत्त का माप बढ़ती चली जाएगी, परिधि बढ़ती चली जाएगी। बात समझ में आ रही है? अगर हम इसकी त्रिज्या R1 मान लें तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? R2 हो जाएगी। अगर हम इस त्रिज्या के निकालें तो किसकी त्रिज्या होगी? R3 हो जाएगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है। ये कितनी है? छोटे वृत्त की त्रिज्या है, ये बीच वाले वृत्त की त्रिज्या है, और R3 क्या है? बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है। तो आप कहेंगे जैसे जैसे, इसको कैपिटल R बना लेते हैं, जैसे जैसे आपकी त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे संकेंद्रीय वृत्तों का निर्माण होगा, और परिधियों का भी आपका क्या होगा? बढ़ती चली जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो 2 या 2 से अधिक वृत्त जिनका वृत्त केंद्र एक हो वह आपका संकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। यह आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर हम प्रतिच्छेदी रेखा देखें तो वृत्त के 2 भाग से, वृत्त की परिधि के 2 भागों से काटी गई रेखा, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक निकाली गई रेखा क्या कहलाती है? आपकी प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। अगर ये वृत्त है और वृत्त के एक बिंदु अगर ये A है और वृत्त का केंद्र बिंदु ये B है, अगर हम इससे यहां से इस प्रकार से आर पार निकल जाए कोई रेखा, 2 बिंदुओं को छेदती हुई, प्रतिच्छेद करती हुई, काटती हुई अगर आर पार रेखा निकल जाए वृत्त की पर परिधि के 2 बिंदुओं से, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। अगर वही कोई एक बिंदु है, ये क्या है? हम कहेंगे AB एक क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी रेखा, इसे ही क्या बोलेंगे आप? इसे ही क्या बोलेंगे हम? प्रतिच्छेदी रेखा। और छेदक रेखा क्या कहलाएंगे आप? छेदक रेखा। बात समझ में आ रही है? इंटरसेक्ट लाइन कहलाएंगे। अगर वृत्त की परिधि के एक बिंदु को स्पर्श करे कोई रेखा तो वो स्पर्श रेखा कहलाती है। अगर यहाँ बिंदु कोई P मान लें और इसको कोई रेखा इस प्रकार से स्पर्श करती हुई निकल जाए तो ये आपका क्या है? ये हम आपका R मान लेते हैं और ये S मान लेते हैं, तो बोलेंगे RS एक क्या है? स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। बात समझ में आ रही है? हर एक पॉइंट पर आप बात चर्चा करेंगे हम। तो देखिएगा, अगर वृत्त की परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को आपकी छेदती हुई रेखा निकल जाए, याद रखिए आर पार निकल जाए, वही छेदक रेखा कहलाएगी। अगर आर पार नहीं निकलेगी वो जीवा कहलाएगी। याद रखिएगा, हमें इस ओर से इस ओर बढ़ाना ही पड़ेगा। देखिएगा इस प्रकार से यहाँ बढ़ा दिए दोनों साइड हमने, तो आपकी क्या है? ये आपकी छेदक रेखा कहलाएगी। हर एक मुद्दे पे चलेंगे हम। अब देखिए, अगर वृत्त के कोई एक केंद्र है, अगर वृत्त के कोई एक केंद्र पर अगर स्पर्श करवा दे रेखा तो वो स्पर्श रेखा कहलाएगी। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? आपकी स्पर्श रेखा कहलाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अगर हम आपके अर्धवृत्त की बात करें तो देखिएगा अर्धवृत्त होता क्या है। देखिए अर्धवृत्त होता क्या है, तो देखिएगा अर्धवृत्त होता क्या है। ठीक है, किसी वृत्त का व्यास परिधि को 2 समान भागों में बांटता है। ठीक है, कोई व्यास है, अगर परिधि को 2 बराबर भागों में बांट दे, जैसे कि ये वृत्त है और वृत्त का एक केंद्र O है, अगर ये वृत्त का व्यास है और वृत्त का व्यास 2 भागों में बांट दिया वृत्त को, तो एक भाग कोई भी आप ले, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, ये आपका अर्धवृत्त कहलाएगा। और अर्धवृत्त ये परिधि क्या होती है? वृत्त के बाद 2πr होती है। अभी सारे फॉर्मूले बताएंगे हम। 2πr होती है और अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? πr होती है। याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा ये आपका अर्धवृत्त का काम करेगा। किसका काम करेगा? अर्धवृत्त का काम करेगा। ये आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अर्धवृत्त और वृत्त में त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना कि कोई व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ना कोई व्यास में परिवर्तन होगा, ना कोई त्रिज्या में परिवर्तन होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हर एक बात विशेष ध्यान। मात्र परिधि पर आपका मात्र किसमें काम करेगा? मात्र परिधि पर आपका इफेक्ट पड़ेगा और कोई भी चीज पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना कि त्रिज्या पे ना ही व्यास पे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, आइए इसके बाद देखिएगा केंद्रीय कोण क्या होते हैं। तो केंद्रीय कोण वह कोण कहलाते हैं अगर परिधि और त्रिज्या के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, त्रिज्या और परिधि के द्वारा या चाप के द्वारा, ऐसा कह सकते हैं आप। देखिएगा, अगर कोई वृत्त है और वृत्त पर कोई इस प्रकार से काटा गया है कि ये आपका O केंद्र है और वृत्त के केंद्र ये O है हो गया और ये क्या होगी? त्रिज्या होगी, तो ये भी बाबू त्रिज्या हो जाएगी। और ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? तो ये आप बोलेंगे ये क्या है? आपका चाप। तो वृत्त के चाप एवं त्रिज्या के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, ये है आपका केंद्र।
केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? केंद्रीय कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रीय कोण कहलाता है। बात समझ में आ रही है? तो केंद्रीय कोण की परिभाषा यही होती है, अगर वृत्त की त्रिज्या एवं चाप के द्वारा केंद्र पर कोण बनाया जाता है तो वो केंद्रीय कोण कहलाता है। बात समझ में आ रही है? वो आपको क्या कहलाता है? केंद्रीय कोण कहलाता है। बात समझ में आ रही है? अगर हम परिधि कोण की बात करें तो परिधि कोण होता क्या है? अगर देखिएगा चाप एवं परिधि के द्वारा, हम ऐसा जीवा के द्वारा, माफ करिएगा, चाप ये है आपका चाप ये आपका चाप हो गया, चाप एवं ये आपकी जीवा होगी। देखिएगा ये आपकी क्या है? जीवा हो गई। ये आपका ए है, ये आपका बी है। इसको अगर हम ए बी, ये या जीवा है, ये ओ मान, ये हम क्या मान लेंगे? ए बी सी मान लीजिए। अगर ए सी जीवा है तो बी सी तो भी जीवा है, दोनों जीवाएं हैं। और जीवा और ये बड़ा चाप, ये वाला चाप से मिलाकर बनने वाला कोण क्या कहलाता है? परिधि कोण कहलाता है। लेकिन याद रखिएगा वो परिधि पर ही बनना चाहिए, अर्थात ये परिधि ही तो है। परिधि पर बनाया गया कोण किस पर? चाप एवं परिधि, चाप एवं जीवा के द्वारा बनाया गया परिधि पर कोण क्या कहलाता है? परिधि कोण कहलाता है। त्रिज्या एवं चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण केंद्रीय कोण कहलाता है। यह विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर यहां देखिएगा, अगर ये थीटा बना तो ये क्या होगा? ये कोण आपका इसका आधा हो जाएगा। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? हम आगे चर्चा सब करेंगे। ठीक है? इसका देखिएगा, अगर कोई चाप, कोई वृत्त के दो चाप बराबर हैं, बराबर भागों में कट रहे हैं। देखिएगा हम बता दे रहे हैं अभी यार। ठीक है? अगर वृत्त के चाप इस प्रकार से कटेंगे, दो चाप है, कोई वृत्त है और वृत्त के दो चाप अगर बराबर भागों में कट रहे हैं तो इनकी जीवाएं, अगर यहां से ए मान लें, ये बी मान लें, ये ए बी दो चाप हैं, ये सी और ये डी, अगर ये भी आपके क्या है? चाप है। अगर चाप की लंबाई बराबर है, अर्थात कह सकते हैं ए बी चाप बराबर सी डी चाप, अगर ये दोनों बराबर हैं तो आप बोलेंगे इसके अकॉर्डिंग आपकी ये जीवा है, ये जीवा क्या है? ए बी है, ये भी आपकी जीवा ए बी है, सी डी हो जाएगी। तो बोलेंगे ए बी, तो बोलेंगे आप ए बी तथा सी डी जीवाएं, सी डी जीवा कैसी होंगी? देखिएगा सी डी जीवा कैसी होंगी? बराबर हो जाएंगी। सी डी जीवा कैसी होंगी? बराबर हो जाएंगी। अर्थात अगर हम कहें तो अगर ए बी और सी डी की जीवाएं बराबर हो गई तो उनके चाप भी बराबर हो जाएंगे। अर्थात चाप बराबर हो गए तो उनकी जीवाएं बराबर हो जाएंगी। अर्थात दोनों जीवा कैसी होंगी? सर्वांगसम होंगी। ये आप विशेष ध्यान दीजिएगा। सारे पॉइंट पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर हम कोई वृत्त है और वृत्त पर एक केंद्र से जीवा पर लंब डाल दें तो जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा, अर्थात 90 डिग्री कोण बनाएगा और समद्विभाजित भी करेगा जीवा को। ठीक है? देखिए इस प्रकार से देखिए, हर एक स्टूडेंट ध्यान देगा, हर एक बाबू ध्यान देगा। यहाँ देखिएगा, अगर हम एक वृत्त बना दें और वृत्त की एक ये केंद्र है ओ, यहां से अगर जीवा एक खींच दें ए बी, तो देखिएगा अगर हम वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर लंब डाल दें तो देखिएगा अगर हम वृत्त के केंद्र जीवा पर लंब डाल रहे हैं तो जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा और समद्विभाजित भी करेगा और समद्विभाजित करने के साथ साथ यहाँ 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर जीवा आपकी समद्विभाजक है तो याद रखिएगा वो केंद्र से ही है, केंद्र से ही जीवा पर लंब डाला गया है, केंद्र से ही जीवा पर लंब डाला गया और कहीं से ही नहीं। ठीक है? अगर दो या दो से अधिक जीवाएं का एक पृथ्वी बिंदु होगा तो मात्र वृत्त का केंद्र होगा, क्योंकि अगर जीवा की जो लंब समद्विभाजक आपके प्रतिच्छेद करेंगे कहीं पर तो मात्र वृत्त के केंद्र पर ही करेंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ से एक जीवा निकाल दें, ये सी और डी, ठीक है, अगर इनको काटे हम, ये आपका लंब समद्विभाजक है, अगर हम इसको काटे तो लंब समद्विभाजक मात्र वृत्त के केंद्र पर ही इंटरसेक्ट करेगा। याद रखिएगा, ये भी आपका अगर कोई ई और एफ अगर हम जीवा निकाल दें तो इसको समद्विभाजित करेगा तो ये मात्र इंटरसेक्ट करेगा, वृत्त के केंद्र ऊपर से इंटरसेक्ट करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दो या दो से अधिक जीवाएं अगर कोई लंब समद्विभाजक अर्थात क्या होगा, क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है? 90 जरूर बनाएंगे। याद रखिए, अगर वो इंटरसेक्ट वृत्त के केंद्र ऊपर कर रहे हैं तो इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है? ऊपर इंटरसेक्ट माफ करिएगा, अगर वृत्त के केंद्र पर इंटरसेक्ट कर रही हैं आपके लंब समद्विभाजक तो याद रखिए वहां 90 बांटेगा और 90 बांटने के साथ साथ वहां पर 90 बांटने के साथ साथ आपकी जीवाएं दो बराबर भागों में बट जाएंगी, अर्थात लंब समद्विभाजक का काम करेगा। ये भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा, हर एक पॉइंट पर विशेष ध्यान दीजिएगा जो हमने बोले हैं।
ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ ये दोनों बराबर बराबर हो जाएंगी, यही बराबर बराबर हो जाएंगी, यही बराबर बराबर, यही बराबर बराबर, ये, और यहाँ हमेशा हमेशा याद रखिए 90 डिग्री कोण बनाएगा। या हमेशा और हमेशा याद रखिए कि 90 डिग्री कोण बनाएगा। हर एक बात पर याद रखना, ठीक है, हर एक पॉइंट को याद रखना, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर जीवा यहाँ पर लंब समद्विभाजक है तो याद रखिएगा वो वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है, ठीक है, लंब समद्विभाजक है तो वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है। और अगर वो लंब के केंद्र से समद्विभाजक होता जाता है तो आपकी जो वृत्त की केंद्र जीवाएं हैं, जो दो या दो से अधिक जीवाएं हैं, अगर उसको लंब समद्विभाजक इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मात्र एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगे और वो बिंदु क्या कहलाएगा, वो बिंदु कहलाएगा वृत्त का केंद्र, वो कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर दो वृत्त किसी दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करे, अगर दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है और उनके केंद्रों को मिलाएं, तो याद रखिएगा जो उनकी जीवाएं होंगी वो केंद्र को, जो केंद्र की सरल रेखा वो समद्विभाजक करेंगी। ये एक क्या है, ये आपका वृत्त है, ये भी आपका दूसरा वृत्त है, ठीक है। अगर ये P और ये Q बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है और इसका केंद्र O', O1 है या O है, ठीक है, ऐसा कर लीजिएगा, ठीक है, और इसका केंद्र क्या है, O' है। याद रखिएगा हम क्या बोले हैं, अगर दो वृत्त हैं, दो वृत्तों को एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं या काट रहे हैं, दो बिंदुओं पर छेद कर रहे हैं, ठीक है, दो वृत्त हैं और दो वृत्त की कहीं पर दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो उनके जो केंद्र होंगे, ये O और O1 केंद्र हो गया या O' केंद्र हो गया। तो याद रखिए कि जो जीवा निकलेंगे इनको हम स्पष्ट ओवेनिष्ठ जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ओवेनिष्ठ जीवा कहलाएगी, क्योंकि ओवेनिष्ठ जीवा आपके दो दो आपके वृत्त को काम करेगी। इसकी भी या मतलब कह सकते हैं O' वाले वृत्त की जीवा भी P की होगी और O केंद्र वाले वृत्त की जीवा भी आपकी क्या होगी, P की होगी। अर्थात ये PQ क्या है, तो लिखेंगे PQ एक क्या है, ओवेनिष्ठ जीवा है, ओवेनिष्ठ जीवा है। कहने का आशय यह हुआ कि जो O' वाला केंद्र वाला वृत्त है तो वो उसकी भी जीवा P की होगी और O केंद्र वाला वृत्त है उसकी भी जीवा P की होगी। तो देखिए जब ये PQ जीवा मिलाई जाएगी तो ये जो केंद्र है, केंद्र को समान दो भागों बांटेगा। याद रखिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा। कितना बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा, समान दो भागों में बढ़ जाएगा। विशेष ध्यान दीजिएगा और ये ओवेनिष्ठ जीवा का काम करती चली जाएगी, ठीक है। अगर दो या दो से अधिक बिंदुओं पर छेद करते हैं दो वृत्त, ठीक है, और उनका केंद्र क्या है, एक ही है, ठीक है। दो आपके इस प्रकार से देखें, हम बता देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये ओवेनिष्ठ जीवा कहलाए। अगर इस फिगर इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, किस प्रकार से, अगर ये दो वृत्त हैं और दो वृत्तों के केंद्र एक ही है, मतलब दो वृत्तों पर स्पर्श कर रहे हैं, इसका वृत्त का केंद्र, इस वाले वृत्त का केंद्र ये वाला है, ठीक है, O', और इस वाले वृत्त का केंद्र आपका ये वाला है O। याद रखिए ये वाला O। अगर हम इसको मिला दें तो याद रखिएगा इसका भी आपकी त्रिज्या एक ही हो जाएगी। मतलब ये आपकी परिधि से केंद्र की दूरी ये भी त्रिज्या काम करेगी और परिधि से केंद्र की दूरी यही त्रिज्या काम करेगी। अर्थात इन त्रिज्याओं को एक ही त्रिज्या होंगी, ठीक है, दोनों की एक ही त्रिज्या होंगी। बात समझ में आ रही है, दोनों वृत्तों की एक ही त्रिज्या होंगी। और याद रखिएगा जब दोनों त्रिज्याएं, ठीक है, हम क्या बोले, हाँ, अगर दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं, ठीक है, दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं तो इनका कोई क्या होगा, एक ओवेनिष्ठ जीवा होगी। PQ क्या है, ये ओवेनिष्ठ जीवा होगी। याद रखिएगा जब PQ ओवेनिष्ठ जीवा हो गई तो ये जीवा की लंबाई PQ बराबर त्रिज्या का √3 गुना हो जाएगा। ये आप विशेष ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या का √3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो हम अगर बाह्यता अगर प्रतिच्छेद करवाएं, जैसे हमने बताया था एक फिगर अभी हाल, तो देखिएगा इस प्रकार से बताया था कि नहीं बताया था, इस प्रकार से बताया था। अगर ये O1 है, अगर ये O है और ये O1 है या O' है, अगर इनको मिला दें तो इनकी ओवेनिष्ठ जो जीवा होगी वो कैसी होगी, लंब समद्विभाजक होगी। अर्थात जीवा को दो बराबर भागों में बांट देगा और 90-90 कोण बनेगा। यहाँ पर 90-90 बन जाएगा, यहाँ पर 90-90 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो जीवा को दो बराबर भागों में बांटा गया है और लंब समद्विभाजक किया गया है। लंब समद्विभाजक के साथ साथ वहां 90 डिग्री कोण भी आपका निर्माण करेगा। ये विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर कोई दो वृत्त वृत्त के केंद्रों से होकर आपके प्रतिच्छेद हो रहे हैं, वृत्त के केंद्रों से होकर प्रतिच्छेद हो रहे हैं, तो उनकी जो ओवेनिष्ठ जीवा होगी तो ओवेनिष्ठ जीवा आपकी लंब समद्विभाजक का काम नहीं करेगी। अर्थात इनकी जो जीवा होगी, इन जीवा की लंबाई
लंबाई त्रिज्या का √3 गुना हो जाएगा, यह विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इनकी त्रिज्या भी एक ही रहेंगी। ठीक है, बात हर एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, हर एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अगर किसी वृत्त का व्यास दो जीवा को समद्विभाजक करे तो जीवा कैसी होंगी? समांतर हो जाएंगी। अगर वृत्त का व्यास, कोई वृत्त का व्यास हम बता देते हैं अभी, ठीक है, जीवा को अगर दो बराबर भागों में समद्विभाजित करता है तो वो क्या कहलाएंगी? दोनों जीवा कैसी कहलाएंगी? समांतर कहलाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से अगर ये वृत्त है और वृत्त का कोई एक व्यास है, ये वृत्त का व्यास है AB, ये क्या है? वृत्त का व्यास AB है, हमने AB वृत्त का व्यास बना दिया और इसको समद्विभाजक करना है। तो बाबू देखिएगा समद्विभाजक कैसे होगा? ये आपका समद्विभाजक थोड़ी हुआ, भले ही जीवा है, ठीक है, ये भी आपकी जीवा है, समांतर है, लेकिन क्या समद्विभाजक हुआ? नहीं, याद रखिएगा, ये समद्विभाजक नहीं होगा। समद्विभाजक आपका कहां से होगा? ये होगा आपका समद्विभाजक। अगर ये समद्विभाजक हो गया, अगर ये समद्विभाजक, हम लंबाई की बात नहीं कर रहे हैं, याद रखिए, समांतर की बात हो रही है। अगर ये समद्विभाजक हो गया तो आपको ये क्या कर रही है? समद्विभाजक जीवा कर रही है, इसको देखिएगा, समद्विभाजक कर रही है, यहाँ भी आपकी व्यास आपको जीवा को समद्विभाजक कर रही है। जब व्यास जीवा को समद्विभाजक करेगी, दोनों जीवा कैसे होंगे? आपस में समांतर हो जाएगी। तो देखिए, ये भी तो आपकी जीवा है, ये भी तो आपकी जीवा है, भाषण मारी, ये भी आपका समद्विभाजक है, लेकिन ये भी, इसकी लंबाई ज्यादा होगी, इसकी लंबाई कम होगी। ठीक है, लेकिन समांतर होंगी। हम समांतर की बात कर रहे हैं, लंबाई की बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, भाषण में आ रही है, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ, आगे मिलते हैं अगली क्लास में। और वृत्त आपके 2 दिन चलने के साथ साथ आपकी पूरी थ्योरी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन सीरीज चलेगी बराबर। आप हल्का सा बोर जरूर हो रहे होंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए लगातार आपकी थ्योरी ही चलती चली आई है। ठीक है, तो थ्योरी से चलती आई है, क्योंकि क्लास का जो टाइमिंग है बहुत कम पढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, 9 10 12 मिनट कोई भी वीडियो, कोई भी आपकी क्लास 40 मिनट 45 मिनट चली है, लेकिन अधिकतर जो एवरेजन चला है वो कभी कभी गैप भी हो गया है। तो इसमें कोई नाराजगी नहीं व्यक्त करिएगा। और हर एक छात्र के पास आपकी एंड्रॉयड फ़ोन होगा, तो हर एक छात्र आपने YouTube पर सर्च करिएगा द स्पीड कोचिंग पुनीत सर, और जैसे आपका ये सर्च करने के बाद सबसे ऊपर निकलेगा पुनीत सर लाइव क्लास, उसको ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, सबसे ऊपर वाला आल जो आपके वो आते हैं ना नोटिफिकेशन, उस पर क्लिक करिएगा। तो आपकी सारी क्लास जैसे ही आपकी चलेंगी तो आपको सारी न्यूज़ मिल जाया करेगी, ऑटोमेटिक आपकी नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। ठीक है, हर एक बच्चे के स्टूडेंट के पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा। ठीक है ना, अगर एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो भाभी के पास भी होगा, भाभी के पास नहीं तो गर्लफ्रेंड के पास होगा। ठीक है, देखिएगा जरूर आप लोग। ठीक है, आइए चलते हैं, अन सबका के साथ। जय हिंद।